हेलो साथियों, प्रभात बायोलॉजी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इससे पहली क्लास में हमने बायोलॉजी बेसिक्स पर चर्चा की थी। उसके बाद फिर हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जो इंट्रोडक्शन था उस पर चर्चा की थी और अल्टीमेट हम चैप्टर नंबर 2 पर पहुंच चुके हैं। जो बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं वो पिछली क्लासों को देख सकते हैं, वो क्रमबद्ध तरीके से बाकी क्लासेस अवेलेबल हैं। आज हम चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो थोड़ी सी हम इसकी पहले जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनमें भी इसका जिक्र किया गया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ब्रीफ हम इस पर प्रकाश डालेंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है। ऐसा होता है कि जितने भी जीव हैं इस दुनिया में, चाहे वो पौधे हों, और पौधे भी चाहे वो हर्ब हों, श्रब हों या पेड़ हों, चाहे वो जंतु हैं, चाहे वो जंतु एक कोष के जंतु हैं, बहुकोष के हों, चाहे जल में रहने वाले, चाहे स्थल पर रहने वाले, चाहे हवा में रहने वाले, पौधों पेड़ों पर रहने वाले, बिल में रहने वाले, घने घने जंगलों में रहने वाले, कुछ पालतू जानवर, जितने भी जानवर हैं, हमको इनकी स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इनका एक सुव्यवस्थित ढंग से अरेंजमेंट जरूरी है और उस अरेंजमेंट को बोलते हैं हम वर्गीकरण। अब इतनी सारी वेरिएबिलिटी है, इतनी सारी डाइवर्सिटी है, इतने प्रकार के जीव जो इस प्रकृति में पाए जाते हैं, इस दुनिया में पाए जाते हैं, कि उनकी हम स्टडी करना पॉसिबल तो है नहीं। तो हमने समान लक्षणों वाले जीवों को अलग अलग समूह में रख दिया है। तो जो सबसे छोटा समूह है वो है स्पीसीज, और जो सबसे बड़ा समूह है उसमें वो है किंगडम। तो जो समान किंगडम वाले जीव हैं उन सब में कुछ सिमिलरिटी रहती है, और अल्टीमेट स्पीसीज तक पहुंचते पहुंच जो हायरार्की है, जो हमारे टेक्सोनोमिक कैटेगरी है, उसके हिसाब से हम सबसे लोएस्ट कैटेगरी पर जाते हैं, जो स्पीसीज है हमारी, तो उसमें बहुत ज़्यादा समानता देखने को मिलती है। हम ये चर्चा पूरी पिछली कक्षा में कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि जो डाइवर्सिटी है जीवों को, हमने उनकी डाइवर्सिटी के हिसाब से कैसे क्लासीफाई किया है, और उस क्लासिफिकेशन के हिसाब से उन सभी जीवों को जो अलग अलग ग्रुप में जिनको हमने रखा है, चाहे प्लांट्स हैं, जैसे प्लांट्स को रखा है, वैसे ओवरऑल जीवों को हमने 5 किंगडम में मानते हैं: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलियन, प्लांटी। लेकिन होता क्या है कि इनमें भी मोनेरा, प्रोटिस्टा के बाद फंजाई के बाद फिर प्लांटी, और प्लांटी में बहुत सारे वर्ग हैं ना, थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, और जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। तो ये सारे जो इनके जो डिवीजन हैं, तो इन डिवीजनों में भी हम इन सब की स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। ऐसे जंतु हैं, जंतुओं में देखना पड़ेगा हमको, जो एनिमल हैं, एनिमल में देखना पड़ेगा पोरीफेरा हैं, सीलेंट्रेटा हैं, एनिलिडा हैं, इकाइनोडर्मेटा हैं, कॉर्डेटा हैं। ये सारे जितने भी जीव हैं, जितने भी संघ हैं, 10-11 संघ हैं, इन सब की हम स्टडी क्रमबद्ध तरीके से करेंगे। इसमें हम इनके सभी लक्षणों का अध्ययन करेंगे और हम इसके बारे में पूरी विस्तृत जो चर्चा करेंगे। मोनेरा है, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल वाले जो जीव हैं, और वो एक कोष से बनने वाले जीव, हम उनकी इसमें चर्चा करेंगे। प्रोटिस्टा में क्या करेंगे, यूकैरियोटिक टाइप की सेल होगी उनकी, लेकिन वो एक कोश के होंगे। जितने प्रोटोजोन्स है वो सब इसी में रखे जाते हैं। फंजाई में जितनी भी फंजाइयाँ हैं, तो फंजाई जो किंगडम है उसमें हम फंजाइयों की स्टडी करेंगे। तो इस प्रकार जो हम ये डिस्क्रिप्शन है पूरा, ये इस चैप्टर में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो है डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अब हम बात करेंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जो शुरुआत है वो कैसे हुई। क्या था कि ईसा के जन्म से पहले ही कुछ दार्शनिक हुए। उनमें से एक दार्शनिक थे, उनका नाम था अरस्तु, एरिस्टोटल इनको इंग्लिश में बोलते हैं। 384 से 322 ईस्वी इनका कुछ रहा है टाइम पीरियड उस समय का। तो इन्होंने क्या किया था, ये उस समय के बड़े प्रकांड विद्वान थे। ये राजनीति शास्त्री भी थे, समाज शास्त्री भी थे, और जो है जैव शास्त्री भी थे। इनको जंतु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है, जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है इनको, शरीर गति विज्ञान किन्सियोलॉजी का पिता भी इनको हम कहते हैं। तो ये उस समय के बड़े विद्वान थे। तो इन्होंने क्या किया, अपने स्तर पर, अपने लेवल पर इन्होंने क्या किया, जीवों का अध्ययन करने की कोशिश की। जीवों का
अध्ययन करने की कोशिश की और उनको क्लासिफाई करने की कोशिश की। तो जितने भी जंतु हैं उन जंतुओं की जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री उस समय इतनी तो समझ थी नहीं, लेकिन जो जंतु इनके सामने प्रेजेंट थे उन सभी जंतुओं को इन्होंने दो ग्रुप में बांटा। एक वो ग्रुप था जिनका ब्लड रेड कलर का था, और एक वो ग्रुप था जिनका ब्लड रेड कलर का नहीं था। तो इन्होंने जंतुओं को तो बांटा, इसमें दो ग्रुपों में बांटा, एक रेड ब्लडेड एनिमल और एक नॉन रेड ब्लडेड एनिमल। जिनका रक्त जो है वो लाल कलर का था, एक तो ग्रुप वो हो गया, और एक ग्रुप वो हो गया जिनका रक्त लाल कलर का नहीं था। पौधों को कैसे बांटा इन्होंने? पौधों को भी 3 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया। पहली हर्ब्स, शाक। देखो जो पौधे होते हैं उन पौधों में जो भाग हरा होता है, जो भाग ग्रीनिश होता है, जो ग्रीन पार्ट होता है पौधे का, जो टहनी होती है ना, जैसे आपने देखा मटर का पौधा देखा होगा या केला का पौधा देखा है। केला का पौधा जो पूरा उसका तना रहता है भूमिगत, लेकिन वो ऊपर बाहर निकला रहता है, पूरा क्या है वो हर्ब है। हल्दी का पौधा देखा है, अदरक का पौधा देखा है, धनिया का पौधा देखा होगा आपने, पालक का पौधा, ये सारे क्या हैं? हर्ब्स हैं। तो पहली कैटेगरी जो रखी पौधों की इन्होंने वो रखी हर्ब्स की। दूसरी कैटेगरी क्या रखी? श्रब्स की, जो झाड़ियां हैं, जिसमें ना तो वो हर्ब भी हैं और ना ही वो श्रब हैं, ना वो हर्ब हैं और ना ही वो श्रब्स हैं। ठीक है, पॉज। तो क्या है कि हर्ब्स बोलते हैं पौधे का वो भाग जो हरा रहता है, और ये भाग फोटोसिंथेसिस भी करता है। पौधे का जो भी भाग हरा होगा, जहां पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाएगा, वो भाग फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है, तो इन्होंने उसी हिसाब से बांटा कि जो पौधे का जो छोटे छोटे पौधे जो हरे हरे रहते हैं उनको कहा हर्ब्स, और जो ना तो वो बड़े वृक्ष हैं और ना ही वो हर्ब्स हैं उनको इन्होंने बीच की कैटेगरी में उनको बोला इन्होंने श्रब्स, यानी कि झाड़ियां जैसा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने फिर वो बड़े पौधे होते हैं ट्री में, तो इन्होंने जंतुओं को बांटा था रेड ब्लड एनिमल और नॉन रेड ब्लड एनिमल, और पौधों को बांटा था हर्ब, श्रब और ट्रीज में। ठीक है, तो ये सबसे पहले इन्होंने काम किया था, सबसे पहले वर्गीकरण किया था अरस्तु ने। ठीक है, उसके बाद इनके ही एक स्टूडेंट थे, क्या नाम था उनका? थियोफ्रास्टस जो थे, थियोफ्रास्टस को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान का जनक, यानी कि फादर ऑफ बॉटनी। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने भी पौधों का वर्गीकरण किया था। पौधों का वर्गीकरण क्या किया था? उन्होंने एक सूची तैयार की थी। उन्होंने क्या तैयार किया था? एक सूची तैयार की थी पौधों की, लगभग 500 पौधों की सूची तैयार की थी, जिनके उपयोग हम करते थे उस हिसाब से। 500, देखिए 500 पौधे बहुत होते हैं यदि हम डिस्क्रिप्शन करना चाहें तो उन्होंने 500 पौधों की एक सूची तैयार की थी, क्रमबद्ध उनको विस्तृत अध्ययन उस समय जो भी जिस लेवल पर उपलब्ध रहा था उस लेवल पर उन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है, तो इसलिए इनको जो हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान का जनक बोलते हैं। ठीक है, इनकी एक पुस्तक है, उसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या नाम बुक का? हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, और इन्होंने जो है प्लांट किंगडम जो है उसका सबसे पहले वर्गीकरण को प्रस्तुत किया था। ठीक है, और उनकी किस बेसिस पर किया था? उनकी ग्रोथ हैबिट पर। तो देखो जो ये हमारे अरस्तु जो थे, इन्होंने पौधों को किस उसमें किया था? हर्ब, श्रब और ट्रीज। लेकिन जो ये थे अरस्तु थे, थियोफ्रास्टस थे, थियोफ्रास्टस ने इसमें एक चीज और जोड़ दी। क्या जोड़ दिया था? पौधों की ग्रोथ हैबिट जो थी उसके आधार पर ही। ठीक, तो थियोफ्रास्टस ने भी पौधों को क्लासिफाई किया था। तो अरस्तु ने कैसे क्लासिफाई किया था? 3 ग्रुप में बांटा था, हर्ब, श्रब और ट्रीज। लेकिन थियोफ्रास्टस ने कैसे किया था? उसमें थोड़ा सा एक चीज और जोड़ दी, उसमें थोड़ी सी एक चीज और जोड़ दी। कौन कौन सी जोड़ दी थी? देखो, सबसे पहले उन्होंने कहा था ट्रीज। क्या कहा था? ट्रीज, बड़े बड़े वृक्ष जो होते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने कहा था श्रब्स, यानी कि वो रहेंगे तो पौधे ही, लेकिन वो उन वृक्ष जैसे नहीं रहेंगे, वो क्या रहेंगे? उनसे थोड़े छोटे रहेंगे। ठीक है, उनको कहा था श्रब्स।
और इन सबसे छोटे जो रहेंगे लेकिन वो हद से बड़े रहेंगे उनको बोला इन्होंने अंडर श्रब्स, ठीक है। और उसके बाद जो सबसे छोटे हैं ग्रीनिश हैं, उनका पूरे शरीर जो ग्रीन है, हरा है उनका शरीर पूरा उन पौधों का, तो वो कैसे क्या कहलाएंगे, हर्ब्स कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे, शाक जिनको बोलते हैं हम, शाक की तरह यूज करते हैं जिनको, ठीक है ना। तो ये था हमारे थियोफेस्टस जो है उनका क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद मोस्ट पॉपुलर साइंटिस्ट, मोस्ट पॉपुलर साइंटिस्ट का मतलब जिन्होंने बॉटनी में मतलब टेक्सोनॉमी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उनका नाम है कैरोलस लिनियस। 1753 में इन्होंने एक चीज दी थी, 1753 में इन्होंने एक चीज दी थी कैरोलस लिनियस ने, उसका नाम था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। मेरी बात सुनो, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था किसने, कैरोलस लिनियस ने 1753 में, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था उसमें, पिछली वीडियोज में वो अवेलेबल है सब कुछ ना। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि कोई भी जो जीव रहेगा उसका नाम जो दो शब्दों से मिलकर बना होगा, पहला जो शब्द रहेगा वो उसके क्लासिफिकेशन में जो उसके जो क्लासिफिकेशन में जो कैटेगरी है उसका नाम है जीनस, उसको रिप्रेजेंट करेगा। और दूसरा जो नाम होगा वो उस जीव की जो क्लासिफिकेशन जो सबसे लोएस्ट जो कैटेगरी है उसका नाम है स्पीशीज, उसको जो है रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। स्पेसिफिक एपिथेट उसको बोलते हैं, स्पीशीज कह सकते हैं। तो कोई जीव है उसका जो नाम है वो दो नाम से मिलकर बना होगा, पहला नाम उसका जीनस कहलाएगा और दूसरा नाम उसका क्या कहलाएगा, स्पीशीज एपिथेट या स्पीशीज का नाम उसका रहेगा, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे नियम हैं, ठीक है। तो जो बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर है उसके हिसाब से उसके नॉमिनेशन होता है, उसके कुछ रूल्स है, वो सारी वीडियोज में पिछली वीडियोज में उसको आप देख सकते हैं एक बार फिर से, ठीक है। जो भी चीज़ समझना है उसमें पिछले देख सकते हैं, उनको डिस्कस करने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो इन्होंने जब वो नाम पद्धति दी थी उसको बोला था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति। इन्होंने सोचा था कि ऐसा नाम हम जो दे दें कि जो दुनिया के जो लोग उसको जान सकें, क्योंकि लोकल नेम जो वर्निकुलर नेम जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं सबके। तो इनका भी नाम जो है कैरोलस लिनियस का भी जो नाम था वो 3 अक्षरों का था। इनका पूरा नाम था कार्ल वॉन लिने, है ना, लिनियस, कार्ल वॉन लिने, है ना, इनका नाम ये था कार्ल वॉन लिने। तो इन्होंने अपने नाम को यहां से हटा के कर लिया कैरोलस लिनियस, अपने नाम को भी द्विनाम पद्धति के हिसाब से इन्होंने एडजस्ट कर लिया, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले ये भी किया था, ठीक है। और क्या किया था, इनका जो काम था वो टेक्सोनॉमी में था। किसमें था, टेक्सोनॉमी में। तो इनको हम क्या बोलते हैं, जो हमारे कैरोलस लिनियस हैं इनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। और क्या बोलते हैं बताओ, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ प्लांट एंड एनिमल टेक्सोनॉमी, प्लांट एंड एनिमल टेक्सोनॉमी, इसका भी फादर बोलते हैं। यानी कि वर्गीकी का पिता, पौधे एवं जंतु वर्गीकी का पिता इनको बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दी थी, है ना, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दी थी इन्होंने, ठीक है ना। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड और क्या दिया था, क्लासिफिकेशन साइंस, क्लासिफिकेशन जो साइंस है इसका इन्होंने क्या किया था, ये इसके संपादक, इसके जो है इन्होंने प्रपोज किया था इसको, ठीक है ना। इसको इसके फाउंडर हैं, ये क्या है, इसके फाउंडर हैं, ठीक है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी इन्होंने दिया था और क्लासिफिकेशन साइंस जो है ये कॉन्सेप्ट भी इन्होंने ही दिया था, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, इन्होंने दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या दिया था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो कैरोलस लिनियस हैं इन्होंने दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। और क्लासिफिकेशन क्या दिया था कि जितने भी जीव हैं इन्होंने दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है ना।
देखो मेरी बात सुनो, जब कैरोलस, मेरी बात सुनो ध्यान से, जब कैरोलस लीनियस थे उस समय ज़्यादा वर्गीकरण इतना अच्छे से हो नहीं पाया था। जैसे अब है ना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, अब तो मैंने सुना 7 किंगडम क्लासिफिकेशन भी हो रहा है ना। फिलहाल हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही पढ़ते हैं, लेकिन इस पर स्टडी चल रही है और अच्छे से, बहुत माइन्यूट लेवल पर जाकर, बहुत डीप लेवल पर जाकर क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। कीमोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। तो कैरोलस लीनियस के टाइम में ज़्यादा क्लासिफिकेशन हो नहीं पाया था, तो इन्होंने क्या किया था, जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दी थी वो केवल किसकी दी थी, पौधों की और जंतुओं की, मोनेरंस की नहीं दी थी, प्रोटिस्टा की नहीं दी थी ना। तो क्यों? क्योंकि उस समय पर उस चीज़ को अच्छे से स्टडी नहीं किया जा चुका था, उनके बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी, चल रहा था उस समय लेकिन इतना नहीं था। अब सुनो मेरी बात, जब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था तो इन्होंने प्लांट की टेक्सोनॉमी और एनिमल की टेक्सोनॉमी का भी जो कॉन्सेप्ट दिया था, है ना, एनिमल टेक्सोनॉमी और प्लांट टेक्सोनॉमी, उसके भी ये फादर कहलाते हैं। अब यहाँ बात ध्यान से सुनो, तो इन्होंने क्लासिफिकेशन भी किया था। तो क्लासिफिकेशन किया था, 2 ग्रुप में इन्होंने रखा था जीवों को। एक पहला ग्रुप था प्लांटी और दूसरा क्या था, एनिमल, ठीक है। तो इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था, तो पहला ग्रुप क्या था, प्लांटी एनिमल कह लो, ठीक है। यानी कि एनिमल किंगडम में किसकी स्टडी की जाएगी, ऑल द एनिमल्स, है ना, ऑल द एनिमल्स। और दूसरा क्या था भाई, प्लांट किंगडम, है ना, प्लांट किंगडम। इसमें जितनी भी वेजिटेशन है, जितनी भी वनस्पति है, ठीक है ना, इसमें ऑल दी प्लांट्स, इसका पूरे का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है ना। तो जितने भी पौधे थे सारे किस में रख दिए, प्लांट किंगडम, और जितने भी एनिमल थे सब किस में रख दिए, जितने जंतु थे किस में रख दिए, एनिमल किंगडम में। यही था इनका 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब इसकी बात सुनो, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था, सुनो बच्चों, जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था भाई, इतने में तो जो है सफिशिएंट, उस समय रहा होगा सफिशिएंट जिस समय उन्होंने स्टडी की थी, लेकिन इस समय तो सफिशिएंट नहीं, क्योंकि अब तो इतनी सारी प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं, 18 लाख टाइप के जीव खोज चुके हैं हम लोग, है ना। अब तो उनकी डाइवर्सिटी, वेरिएबिलिटी बहुत दिखाई दे रही है, अब तो उनमें विभिन्नताएं बहुत दिख रही हैं, उनको अलग अलग ग्रुप में रखना पड़ रहा है। उस समय तो केवल प्लांट और एनिमल में रखा था, है। तो आज के पर्पज से जब साइंटिस्टों ने इस पर अध्ययन किया, इस पर तर्क वितर्क हुआ आपस में, तो उन्होंने कहा कि यार इसमें तो अभी बहुत सारी कमियां थी, उसमें क्या सुधार किया जा सकता है। तो इसमें कुछ कमियां थी, ठीक है ना। तो डीमेरिट्स ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, डीमेरिट, मेरिट का मतलब होता है गुण और डीमेरिट का मतलब अवगुण या दोष। तो डीमेरिट ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो पहला क्या था भाई, पहला क्या था, इन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोकैरियोट बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड यूकैरियोट्स, फंजाई, मॉसिस, ब्रायोफाइटा, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप ऑफ प्लांट एंड प्लांटी। इसका क्या मतलब था कि जितने भी जीव थे, मेरी बात सुनो, चाहे वो मोनेरा हो, चाहे वो प्रोटिस्टा हो, ठीक है ना, जितने भी जीव थे, यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो, ठीक है। सुनो, जितने भी, पहले प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है, जिनमें प्रिमिटिव टाइप की सेल थी, जिनमें प्रिमिटिव टाइप की क्या थी, सेल थी, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया है और साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सारे जीव भी, और प्लस जितने भी यूकैरियोटिक हैं, जितने भी यूकैरियोटिक जीव हैं, ठीक है, जैसे ब्रायोफाइटा हैं, जो सारी मॉसेज आती, कल हमने मॉस का पौधा दिखाए थे ना आपको, छोटे छोटे मॉस के पौधे, वो टेरिडोफाइटा है, सरप टाइप के से पाए जाते हैं, फर्न जितने होते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सबको किस में रखा था, सबको एक ही ग्रुप में इन्होंने रख दिया था, ठीक है।
दूसरी बात, लेकिन आज की डेट में क्या है, ये जितने भी मोनेरन्स हैं, जितने भी मोनेरन्स हैं, जितने भी मतलब प्रोक्रिएटिव टाइप के एक कोश के जीव, उन सबको किस में रखा हमने, अलग में रखा, अलग कोश का किंगडम में रखा है, मोनेरा में। और जितने एक कोश के और यूकेरियोटिक टाइप के, उनको हमने अलग किंगडम में रख दिया, प्रोटिस्टा में। समझ रहे हैं आप लोग। फंजाई जो हैं, इन्होंने फंजाई को भी इसी में रख दिया था, प्लांटी में, लेकिन आज जो है फंजाई के लिए अलग ही किंगडम हो गया है। बाकी एनिमल्स के लिए अलग एनिमल किंगडम हो गया है। और बड़े बड़े जो प्लांट्स हैं, जो मतलब और बचे पौधे हैं, उनके लिए अलग एक प्लांटी किंगडम हो गया है। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन स्टडी की जाती, उस समय किस में की जाती थी, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में। तो जितने भी पौधे हैं, चाहे मोनेरन्स हो, चाहे वो जो है आज के प्लांट्स ग्रुप में रखा गया, चाहे फंजाई में, वो सारे उन्होंने एक में रख दिए थे। इसका ये दोष ही था, ठीक है, आज के हिसाब से। The character that unified this whole kingdom was all the organism included in it had a cell wall in their cell wall। देखो क्या होता है कि आजकल क्या है, मेरी बात सुनो, जो मोनेरा हैं उनकी सेल वॉल कैसी है, अलग टाइप की है, ठीक, अलग पदार्थ से मिलकर बनी है। प्लांट जो है उनकी कोशिका भित्ति अलग टाइप से मिलकर बनी है। जो मशरूम हैं, जो फंजाई हैं, उनकी जो कोशिका भित्ति है वो अलग पदार्थ से मिलकर बनी है, काइटिन से। मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो क्या होता है, यदि इन सबको एक ग्रुप में रख देंगे, मैंने आपको पिछली कक्षा में किसी में बताया था कि कीमोटैक्सोनॉमी होती है और एक होती है साइटोटैक्सोनॉमी, बताया था ना। कीमोटैक्सोनॉमी जो पदार्थ होते हैं उसके आधार पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, और दूसरा क्या था, साइटोटैक्सोनॉमी, यानी कि कोशिका किस प्रकार की है उस हिसाब से हम उस जीव का क्या क्लासिफिकेशन करते हैं। तो देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, एन म्यूरिमिक एसिड, म्यूरिन और ग्लाइकोगेन, जो ये होते हैं बैक्टीरिया जो होते हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है वो म्यूरिन की बनी होती है। जो फंजाई होती है उसकी सेल वॉल जो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, ठीक है। और पौधों की जो सेल वॉल बनी होती है किसकी बनी होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। तो इस अब एक देखो कि 3 पौधों को यदि हमने एक ही ग्रुप में रख दिया था, लेकिन अब बाद में स्टडी करने पता चला रही है तो अलग अलग वो है, अलग अलग इनकी केमिकल कंपोजिशन है ना, इसलिए उनको हमने अलग अलग रख दिया, ठीक है ना। तो ऐसे हम अलग अलग जब जैसे जैसे स्टडी हमारी बढ़ती है वैसे वैसे हम इनको डिफरेंशिएट करते चले गए, वैसे वैसे हमने इनको अलग अलग ग्रुप में रखते चले गए, ठीक है। दूसरी डिमेरिट क्या है, इन 2 किंगडम सिस्टम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स स्पाइरोगायरा आर प्लेस्ड टुगेदर अंडर एल्गी। मेरी बात सुनो, क्या होता है, जो दूसरी मेरिट क्या थी इनकी, दूसरी डिमेरिट क्या थी, इन्होंने क्या किया था कि जितने भी यूनिसेलुलर जीव थे, यूनिसेलुलर जीव थे उनको, और प्लस जितने भी शैवाल थे उनको सबको एक ही ग्रुप में रख दिया था प्लांटी में। वही बात हो गई ना, हमने कोशिका की टाइप पर जाकर अध्ययन किया, कोशिका में पाए जाने वाले पदार्थों के लेवल पर जाकर अध्ययन किया, तब पता चला रहा है तो अलग अलग, तब इनको अलग अलग ग्रुप में आज के समय में हमने रख रखा है, ठीक है। तीसरी क्या थी, दिस क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन heterotrophic fungi and autotrophic green plants, though they also showed a characteristic difference between in their cell wall composition। मैंने ये बताया था ना आपको, ये जो क्लासिफिकेशन था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये भी नहीं बता पा रहा था, जो मैंने भी बताया था कि जो पौधे होते हैं उनकी सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की, और फंजाई की किसकी बनी होती है, काइटिन की, और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनकी किसकी बनी होती है, म्यूरिन की बनी होती है, ठीक है ना। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो बेसिक डिफरेंस है इनकी कोशिका लेवल पर जाने पर हमको पता चला है, तो ये उसमें भी वो नहीं कर पा रहा था। तो ये 3 इसके जो है वो थे। दूसरा पोजीशन ऑफ यूग्लिना, एक जीव है, यूग्लिना, आजकल उसको हम जो है यूग्लिना है, एक जीव है यूग्लिना, EUGLENA, यूग्लिना। यूग्लिना को हम प्लांट एंड एनिमल के बीच की कड़ी मानते हैं। यूग्लिना को क्या मानते हैं, प्लांट्स और एनिमल के बीच की कड़ी मानते हैं, लिंक चेन मानते हैं। क्यों भाई, क्योंकि उसमें फ्लैजिला पाया जाता है गति के लिए, गति लक्षण होता है एनिमल का। उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी पाया जाता है, जो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्पफुल होता है, वो लक्षण किसका होता है, प्लांट्स का। तो साइंटिस्ट सोचो हो सकता है कि ये, और भी बहुत सारी स्टडी की गई
तो लगा कहीं ना कहीं इसका रिलेशनशिप लगा, हो सकता है कि यहीं से जो है पौधे अलग हुए हों और जो है जंतु अलग हुए। ठीक है, तो ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, ना तो वो पौधों में आ रहा था ना ही वो एनिमल में आ रहा था, उसकी पोजीशन स्थिर नहीं हो पा रही थी, ये भी एक डिमेरिट थी। 5 में क्या था, इन टू किंगडम सिस्टम पैरामीशियम एंड अमीबा वर प्लेस्ड हैं इन टू किंगडम सिस्टम पैरामीशियम एंड अमीबा वर प्लेस्ड। देखो क्या है इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन में अमीबा और पैरामीशियम को इन्होंने एनिमल किंगडम में रख दिया था क्योंकि इसमें सेल वॉल एब्सेंट थी। ठीक है, जबकि आज के हिसाब से जो एक कोशिकीय है यूकैरियोटिक जो जीव हैं किस ग्रुप में रखे गए हैं, किस किंगडम में रखे गए हैं, वो रखे गए हैं प्रोटिस्टा में। ठीक है ना, तो ये थी आज की क्लास। इसमें क्या है, हमने बात कर ली है अरस्तु की, थियोफ्रेस्टस की और कैरोलस लिनियस की। बाकी आगे बात हम करेंगे जॉर्ज बेंथम और हुकर के क्लासिफिकेशन पर चर्चा करेंगे और बाकी आगे का डिस्क्रिप्शन अगली कक्षा में होगा। पढ़ते रहिए। थैंक यू।